नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, एक्सपायरी डे और स्टॉक फ्यूचर्स को कैसे अप्रोच करना है, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे प्रशांत सावंत, इंडस्ट्रीज पे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेटजीज पे सुबह बात नहीं कर पाए। आज शो का कुल वैसे ही माहौल था और सुबह बात काफ़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने ट्विटर्स पे अपने लेवल्स शेयर कर दिए थे। देखिए, इट्स एक्सपायरी डे और कल जिस तरीके से निफ्टी 25,240 की ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स हुआ था और सुबह जो हम बात भी करने वाले थे, कल के पिरामिड्स मेरे ख्याल से होंगे स्क्रीन पे, शायद अब लेने का उनमें मतलब नहीं है, बट एक चीज़ थी, कल के सेकेंड हाफ के कोलैप्स ने 25,100 25,200 के कॉल राइटर को बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया था। अगर आप कल की डाउनलोडेड भाव कॉपी को देखते और पिरामिड्स को देखते तो आपको यकीन होता कि उसके पास एक कन्विक्शन था कि बॉस, मैं एक्सपायरी डे में निफ्टी को 25,200 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलने नहीं दूंगा। और इसमें भी कोई राय नहीं है कि पिछले 2-3 दिन में 25,000 के आसपास निफ्टी ने थोड़ा सा अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने का कोशिश किया है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस प्राइस के इर्द गिर्द क्लोजर टू 25,000 आपका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीब 25049 पे प्लेस है। यानी निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है एक एवरेज के नज़दीक, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है एक पिवट पॉइंट के ऊपर जिसका ऑप्शन राइट से ज़्यादा सरोकार है, दैट्स 25,000। हम सुबह निकले ऊपर की तरफ, एक स्विंग दिया, रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, बैंक निफ्टी ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन फिर बैकफुट पे आ गए। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था कि बाय क्लोजर टू बेस 1 लेके आइएगा 24,966, इसके ऊपर के किसी भी डिप को बाय करने की कोशिश कीजिएगा। ये वही ट्रैजेक्टरी है जो कि कल के लो के आसपास की ट्रैजेक्टरी थी, 24,966। अभी कुछ देर पहले यहीं तक का डिप आया, फिर वहाँ से हमने पुल बैक लिया। तो अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। आइए जरा इंडिसेस के साथ साथ आज निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी है तो जरा ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं। अब ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं इस सेशन के लिए, जब निफ्टी 25,025 पे 35 पे ट्रेड कर रहा है? क्या ऑप्शन राइटर्स ने क्लस्टर को ग्रैब करने की कोशिश की है? देखिए, 25,200 पे बड़ी कॉल राइटिंग है, लेकिन उससे बड़ी कॉल राइटिंग 25,100 पे है, 1,96,00,000, और इनफैक्ट 25,000 पे इट्सेल्फ 2 करोड़ कॉल बिकी हैं, जिसका मतलब ये है कि कॉल राइटर ये कतई नहीं समझ रहा है कि निफ्टी जो है वो 25,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ज़्यादा जाएगा। और इवन आई थिंक उसके कन्विक्शन को और सपोर्ट करने के लिए एक और चीज़ हाजिर है, और वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 25,050 पे। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स, 25,000 पे पुट कंसंट्रेशन भी है, ऑलमोस्ट यहाँ की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है 2 करोड़ का है। दैट मीन्स ये चीज़ जो है ना निफ्टी के लिए इसी जोन में बन रही है कि निफ्टी 24,950 और 25,050 की ट्रैजेक्टरी में टाइम स्पेंड करे। बट जो चीज़ मेरे को आज सुबह से लग रही है जो कि बुल्स के फेवर में है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरसोल्ड है और अपने मल्टीपल डेज के बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। एंड सेकंड थिंग इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरी बात करते करते अभी कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर है। निफ्टी बैंक एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है, और निफ्टी बैंक ने जहाँ से आज ट्रेड प्रोवाइड किया, जो लो था निफ्टी बैंक का, वो बहुत ही, अगर आप देखें, एक कैलकुलेटेड और डिफाइंड ट्रैजेक्टरी थी। दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एग्जैक्टली 51,000 पुट राइटर्स जोन। रिट्रेस हुआ। मेरी कमेंट्री में मॉर्निंग की क्लियरली लिखा था बेस 1, क्लोजर टू बेस 1, दोनों इंडिसेस पे आपको ट्रेड को पिक करना है। और क्रूड का रिट्रेसमेंट हमारे लिए वैसे ही, अगर आप देखें, पॉजिटिव था। बेस 1 क्या था? प्लीज़ बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 है करीब 50,960 की ट्रैजेक्टरी मैंने फिक्स की थी, और उसके ऊपर का 71, तो वो डिप को बाय कीजिएगा। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ होगा? टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लेवल लेके आइएगा, रेजिस्टेंस की प्लेट एक बार फिर से। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आपका होगा जिस ट्रैजेक्टरी में, वो है करीब 51,350 की ट्रैजेक्टरी, 330 की ट्रैजेक्टरी। अगर ये पार हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 513 पॉसिबल है। जरा निफ्टी बैंक के एक बार जरा आज के ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, फिर चलते हैं हम प्रशांत के पास। क्या ये ऑप्शन स्टैट्स एक डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में? मतलब क्या कि निफ्टी में तो एट द मनी कॉल पुट पे हावी हैं, बट यहाँ पे क्या है? आप स्क्रीन पे देखिए, सिंपली आई मीन रीड द स्क्रीन। पुट राइटर्स के पास 51,200 पे, 51,300 पे, यहीं पे अगर आप देखें 9 अगर आप देखें 19 लाख कॉल बिकी है, वर्सेस कॉल जहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैब नहीं ले रहे हैं, ग्रिप नहीं ले रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग हुआ 51,500 तक ही है। तो मोस्ट
और मोर फेवरेबल स्टैट्स हैं वो है निफ्टी बैंक के लिए। एक बार यहाँ पे जरा इसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दिखाइएगा। इट्स कोटक महिंद्रा बैंक जो आज एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, कोटक एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता हुआ, तो बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ मोर फेवरेबल इंडेक्स नज़र आ रहा है। और याद रखिएगा, कल की भाव कॉपी के मुताबिक कल के क्लोजिंग बेसिस पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 51,500 पे करीब 1,10,00,000 का था, एंड दैट्स ह्यूज। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो पार करता है 51,500 पे 51,537, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, ड्रॉ कर दीजिएगा चार्ट पे प्लीज़, 51,800 पे। 51,500 से लेके 51,800 तक का 300 पॉइंट का सफ़र ऐसा खूबसूरत हो सकता है और ऐसा पेसी हो सकता है कि आप मत पूछिएगा। तो निफ्टी बैंक इस वक्त पॉइज्ड है एक अच्छे स्विंग के लिए। अब टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 51,530 पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपकी इंडिसेस पे रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त की? जी वीर जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आपने अगर दोनों इंडाइसेस को कंपेयर किया जाए, सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे। अगर हम फिलहाल निफ्टी का स्पॉट देखें तो जैसे आपने ठीक कहा, 25,000 के बिल्कुल इर्द गिर्द 25,000 25,050 के जोन में ट्रेड कर रहा है। और मैं जो एक चीज के लिए वेट कर रहा था वो ये था कि एक बार हमें करीबन 25,100 140 इस जोन के ऊपर एक दो दिन के लिए क्लोजिंग मिले, जो अभी तक नहीं मिली। तो इस वजह से वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि एक स्टीप फॉल के बाद क्या ये पुल बैक सस्टेन करेगा। तो मेरी सलाह होगी, किसी के पास भी अगर कोई पोजीशन हो, समझो लॉन्ग हो, तो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में इन प्लेस होना चाहिए, बहुत नजदीक होना चाहिए, करीबन 24,980 24,985, यानी जस्ट करंट प्राइस से 60-70 पॉइंट नीचे, और आप ट्रेड कर सकते हो। मैं फ्रेश लॉन्ग्स इसी वजह से रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक जो क्लोजिंग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 25,140-50 के जोन में, वो अभी तक दिखे। तो जब तक ये ना दिखे, मैं इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना प्रेफर करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखूंगा जहां तक निफ्टी की बात है। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो आज यहाँ पे कंपेयर टू निफ्टी कन्विक्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है। और सारे ही बैंक, अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक है, ये सारे ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे अहम होगा जो कल का हाई बना करीबन 51,700 51,700, इसके 100 पॉइंट ऊपर हम मानेंगे 51,800 एक अहम लेवल होगा। 51,800 करंट प्राइस से जस्ट 400 पॉइंट दूर, जो कि हार्डली 0.8% के आसपास है, बैंक निफ्टी के लिए होगा। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आए तब ये पुल बैक ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो मेरी सलाह दोनों ही इंडाइसेस में वेट एंड वॉच की होगी। और जैसे मैंने लेवल्स कहे कि निफ्टी स्पॉट 25,140-50 और सिमिलरली बैंक निफ्टी स्पॉट 51,800, ये दोनों क्लोजिंग मिलने के बाद हमें एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे नजर आता है। चलिए, इंडिसेस की बात होगी, लेकिन लौटते हैं आज की उसी, अगर आप देखें, खबर पर जिसने पूरे राष्ट्र को, पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को, आपको हमको हिलाकर रख दिया, और वो था रतन टाटा जी का कल रात को निधन हुआ। करीब 11:30 बजे के आसपास ब्रीच कैंडिड हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया, लेकिन आज सुबह सुबह उनके पार्थिव शरीर को NCPA लॉन में लेके आया गया है। और आज प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने दोनों उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और शोक जताया। अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो NCPA लॉन में रखा गया है, ताकि सभी, अगर आप देखें, मित्रगण उनके और परिवार के जन उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और सुबह से अगर आप देखें, इस लॉन में तांता लगा हुआ है। आइए चलते हैं, सीधे वहीं जाते हैं, एक बार स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वहाँ पे अब तक कौन कौन आ चुका है। अलविदा अनमोल रतन। और अब वो अपनी अंतिम यात्रा पे हैं और उनका पार्थिव शरीर जो है अभी NCPA लॉन में रखा गया है। मेरे सहयोगी कंचन वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। कंचन, कौन कौन वहाँ तक पहुँचा है, किन किन ने अपने अब तक जो उनके अंतिम दर्शन कर चुके हैं अब तक वहाँ पे?
बड़ी हस्तियों से लेके एक आम आदमी तक हर एक इंसान आज यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, लेकिन शायद ही कोई शख्स होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। अभी राज ठाकरे जी यहाँ पे आए थे, शक्तिकांता दास जी यहाँ पे आए हैं, शरद पवार जी यहाँ पे आए हैं, थोड़ी देर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं। इनके साथ साथ हमने देखा कि कुमार मंगलम बिरला जी भी यहाँ पे आए थे अपनी श्रद्धांजलि को देने। उसके बाद इस यहाँ पार्थिव शरीर को रतन टाटा जी के वर्ली लेके जाया जाएगा आखिरी राइड्स के लिए। ये एक ऐसे इंसान है जिनसे काफी सारे लोग शायद से नहीं मिले हैं, लेकिन उनके दिलों में भी रतन टाटा जी ने एक घर करके रखा हुआ है। ना तो केवल हम इंसान की बात करें, जिस तरीके का उनका जो लगाव था जानवरों के प्रति, आज वो हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, यानी कि देश के अनमोल रतन हमें छोड़ के चले गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहाँ पे लोग बार बार जा रहे हैं और उनको आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं। वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन ये जिंदगी भर हमारे दिलों में, हमारे देश के लिए और पूरे दुनिया भर के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। चलिए, शुक्रिया कंचन, और वहाँ की इस वक्त स्थिति से हमें अवगत कराने के लिए। आज आरबीआई गवर्नर भी पहुंचे इस एनसीपीएल लॉन में, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी रतन टाटा को, और कुमार मंगलम बिरला भी पहुंचे कुछ देर पहले। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I was here to pay my respects to the departed soul. There are two things which stand out about Sri Ratan Tata. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. का जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर को, शक्तिकांता दास जी को, और साथ ही साथ कुमार मंगलम बिरला को, जो कि आज ही एनसीपी लॉन में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आपको कुछ खबरों की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम जायज़ा लेते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में। दरअसल जो बैंक गारंटी का मामला था और उसमें जो छूट की बात थी, उसको लेकर दरअसल जो दूरसंचार विभाग है, उन्होंने कंपनी से एग्जैक्टली एक प्लान मांगा है अगले 4 से 5 सालों का। दरअसल अगर आप इस बैंक गारंटी में छूट की कल्पना करते हैं और की गुंजाइश तलाश रहे हैं, तो आप अपना 4 से 5 साल का हमें रिवाइवल प्लान दें, ताकि एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया को चुका सकती है कि नहीं। और मतलब ये बड़ा डेवलपमेंट है। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, आई थिंक अब ये एक और शायद वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करने के चांसेस बन रहे हैं। दूरसंचार विभाग का मानना भी बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या मांगा है वोडाफोन से, ताकि इस संदर्भ में उनकी बैंक गारंटी पे जो छूट है उसका विचार किया जा सके? देखिए, वोडाफोन आइडिया की 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी ड्यू हो गई है, लेकिन और उसको लेकर के कंपनी ने दूरसंचार विभाग से उससे पर वेवर मांगा था, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर वेवर नहीं दिया है। सरकार उसके ऊपर अभी भी विचार कर रही है। ठीक उससे पहले सरकार ने कंपनी से अगले 4 से 5 साल का रिवाइवल प्लान मांगा, उनके फाइनेंशियल्स मांगे, उनसे पूछा है कि आप बताइए आप सरकार की लायबिलिटीज को किस तरह से चुकाएंगे। ये भी बता दूं कि कंपनी के ऊपर फिलहाल 2 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। इसमें से 1,30,000 करोड़
करोड़ रुपए की लाइबिलिटी स्पेक्ट्रम की है, जबकि 70,000 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी जो है वो एजीआर की है। तो जैसे ही सितंबर 2025 में मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा तो इस कंपनी को पेमेंट करने के लिए हर साल करीबन 43,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो सरकार ये जानना चाहती है कि क्या आप चुका सकते हैं ये पैसा, आपके पास ये पैसा कहां से आएगा, आप इस फंड को कहां से लेकर के आएंगे, आप पहले हमको ये बताइए, तब हम आपको बैंक गारंटी के ऊपर छूट देंगे। ऐसा ना हो कि हम आपको बैंक गारंटी के ऊपर छूट दे दें और उसके बाद हमें पता चले कि आप इस पैसे को चुका ही नहीं सकते और हमारे ऊपर एक एडिशनल लायबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाए। तो इसलिए सरकार ने कंपनी से अगले 4 से 5 साल का प्लान सौंपने के लिए कहा है कि आप ये बताइए कि आप सरकार का पैसा किस तरह से चुकाएंगे, और अगर कंपनी इसका जवाब देती है तो सरकार उसके बाद ही कंपनी को बैंक गारंटी पर छूट देने का कोई फैसला लेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी खबर के लिए और ये बताने के लिए, समझाने के लिए। तो 4 से 5 साल का अगर आप देखें तो अपना प्लान ऑफ एक्शन दूसरा संचार मंत्रालय ने वोडाफोन आइडिया से मांगा है। शुक्रिया असीम। निफ्टी बैंक मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे आएगा एट 51423 एट डे हाई। निफ्टी में भी एक पुश आया है करीब 25047। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो प्रशांत जी के आज के ट्रेड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है और प्रशांत जी की कॉल्स लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड्स ले लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पर जीएम ब्रेवरीज के नतीजे आए हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, एक एक करके मैं नंबर्स पढ़ लेता हूँ और ट्रेड्स भी ले लेते हैं। पहले प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स कन्विक्शन आइडियाज़ क्या हैं? मीनवाइल जीएम ब्रेवरीज अगर आप देखें नंबर्स के बाद क्रैक होता हुआ है, नंबर्स को रीड करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास अभी कुछ देर में नंबर्स होंगे भी, टिकर पे आए थे नंबर्स। अभी एग्जैक्टली अगर आप देखें बॉटम लाइन टॉप लाइन की फिगर्स मेरे पास आएंगे तो मैं उसको पढ़ूंगा ज़रूर, बट पहले आपके 3 ट्रेड्स लेते हैं। आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के? तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मुझे हाई कन्विक्शन आ नहीं रहा है, तो मैं मोमेंटम की जगह ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जो एक सपोर्ट के काफी नजदीक से बाउंस हुए, रिस्क जहाँ पे कम है। मेरा फर्स्ट पिक होगा आईजीएल। ये करीबन 537 पे ट्रेड कर रहा है। 527 का स्टॉप लॉस 527 रख के करीबन 555 560 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग किया जा सकता है, करीबन 560 के आसपास। नेक्स्ट पिक मेरा यूपीएल होगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 572 573 572 573 स्टॉप लॉस रख के हम 610 के टारगेट के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। और लास्ट पिक मेरा होगा हेवल्स। तो यहाँ पे एक हेम सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया 1900 के सपोर्ट से। तो 1920 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 1995 2000 जो कि ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज है, ये हिसाब से पुल बैक ट्रेड लॉन्ग साइड में प्लान कर सकते हैं। तो आईजीएल, यूपीएल और हेवल्स ये 3 मेरे पिक होंगे। आईजीएल, यूपीएल और हेवल्स 3 कॉल्स हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, मीनवाइल फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। जीएम ब्रेवरीज की आय 594 से बढ़कर 696 करोड़ रुपए की रही है और यहाँ पे एबिटा करीब 29.7 से घटकर करीब 27.5 करोड़ रुपए रहा है। बॉटम लाइन प्रेशर में है और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्रॉफिट है, मार्जिन्स 5% से घट के करीब 4.62 पे रहे हैं। तो बॉटम लाइन के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे जो नंबर्स हैं आपको थोड़ा सा कमज़ोर नजर आएंगे। मुनाफा 22.4 करोड़ से घटकर 21.7 करोड़ रुपए रहा है। जीएम ब्रेवरीज आपकी स्क्रीन पे क्रैक होता हुआ 12 डे लो। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड स्वागत है और अब एक काम करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप आज का ऑप्शन ट्रेड? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम एसीसी को देखें, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और थोड़े वॉल्यूम्स कम है सेलिंग में, बट फिर भी मैं थोड़ा प्रीमियम कर रहा हूँ। 2300 के आसपास चल रहा है, 2300 के आसपास। तो इसकी एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है 2300 स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन करीबन 58 के आसपास चल रही है, 58 के आसपास। इसको मैं लेना चाहूंगा। आइडियल स्टॉप लॉस बेलो के नीचे यानी 33 होना चाहिए, और अगर आप चाहो तो इसको करीबन 37 38 के आसपास भी 38 के आसपास रख सकते हो। और यहाँ से जो टारगेट होगा वो 85 टारगेट 1 और 100 का टारगेट 2। ओके, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था ट्रेड्स आज के एसीसी की पुट ऑप्शन 59 रुपये पे 2300 की। शुक्रिया प्रशांत जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पे ऐड करने के लिए। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डे में। तो जब तक के लिए नमस्कार।